हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो आज फिर से एक नए सेशन के साथ जो आज का हम लोग का चर्चा का विषय है वो है जो बीबीएम के यू और बीबीयू के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुके हैं। उनका एक सब्जेक्ट है ईवीएस, जिसके तहत जो कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू से, कि ये कोर्स बिल्कुल कंपलसरी है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सभी को ऐसा मतलब ये ज़रूरी था कोर्स में इंक्लूड करना ऐसे सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो आजकल के जो युवा पीढ़ी है मुझे लगता है वो इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो उनका एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, ये सब को लेके बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट सी गई है। बहुत सारे गैप आ चुके हैं। मुझे लगता है उन चीज़ों को समझाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे कोर्सेज को ऐड ऑन किए हैं और कंपलसरी ऐड ऑन करा है। यानी कि अगर AECC का फुल फॉर्म मैं बताऊं तो ये है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डेट्स आर अनाउंस्ड, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ऐसे क्वेश्चंस के। तो थोड़ा सा हेडिंग डाल देती हूँ मैं यहाँ पर कि ये क्या है। AECC EVS का है, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, और जिसको पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं हिंदी में, सेमेस्टर 2 वालों का है। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी नोट्स में। और हाँ, मैं बता दूँ जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं, यानी कि कॉपी वगैरह नहीं किया गया है। और इसका जो ईयर है इन जो सेकंड सेमेस्टर वालों का 2021 से लेकर 24 वालों का है। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। तो जो आज का पहला सवाल है वो देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स रहते हैं उनके, और इलस्ट्रेट करना पड़ेगा आंसर जहाँ पर नेसेसरी होगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन में था और है, मिल सकता है आप लोगों को गिवन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेड डेटा बुक। जो रेड डेटा बुक है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, करेक्ट। द रेड डेटा बुक हेल्प्स अस इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो रेड डेटा बुक है वो हम लोग को प्रोवाइड करती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, किसके बारे में, फॉर रिसर्च स्टडीज़ एंड ऑल्सो फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्राम्स ऑन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये जो रेड डेटा बुक है ये हम लोगों को प्रोवाइड करती है काफ़ी जानकारी, जो कि रिसर्च के लिए, स्टडीज़ के लिए, या फिर मैं मॉनिटरिंग की बात करूँ, ऐसे प्रोग्राम्स जिनके तहत वो सारे स्पीसीज़ आते हैं जो कि रेयर हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं, एंड देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स के बारे में भी इसमें दर्ज होता है। This book mainly created to identify and protect those species which are on verge of extinctions। इस बुक में मेनली उन्हीं क्रिएचर को एड ऑन किया जाता है या फिर उनके प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया जाता है जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, यानी कि ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक, चलिए आज का जो दूसरा सवाल है वो देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एनलिस्ट डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के जो गैस हैं उसमें उनको एनलिस्ट करने बोला है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। कि द मेन ग्रीन हाउस गैसेस हुज कॉन्सेंट्रेशंस आर राइजिंग आर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCFCs, एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFCs, एंड ओजोन इन द लोअर टेम्परेचर। I'm again repeat the answer. The main greenhouse gas GHG गैसेस, उनके कॉन्सेंट्रेशन में कौन से गैसेस आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है जो कि HCFCs के नाम से फेमस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आता है जो कि HFCs के नाम से फेमस है, एंड ओजोन इन द लोअर टेम्परेचर। ये है ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन जो कि उन्होंने एनलिस्ट करने बोला था कि डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस को एनलिस्ट करें। ठीक, चलिए आज का जो तीसरा सवाल है यानी कि क्वेश्चन नंबर C वो देख लेते हैं। वो क्या पूछा है
कि फुल फॉर्म पूछे हैं हम लोगों से डीडीटी का, सीएनजी का और एलपीजी का, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। डीडीटी का फुल फॉर्म थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि हम लोग मतलब ज़्यादातर डीडीटी ही यूज़ करते हैं बोलने में, उनके फुल फॉर्म नहीं। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन, ये है डीडीटी का फुल फॉर्म। ठीक, तो अगर सीएनजी की फुल फॉर्म की बात करूँ तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी की बात करूँ तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये है तीनों के फुल फॉर्म। आई एम अगेन रिपीट द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन, and CNG is stand for compressed natural gas, LPG is stand for liquefied petroleum gas। ठीक, चलिए आज का जो डी नंबर का सवाल है उसको ले लेते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि एक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हैं। तो ऑटोट्रॉप्स, चूंकि नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और प्राइमरी प्रोड्यूसर आर ऑर्गेनिजम्स दैट एक्वायर देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ये अपनी एनर्जी को कहाँ से प्राप्त करते हैं, सनलाइट से मिलता है, और ये अपना जो खाना है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ दिस सनलाइट। एंड मटेरियल्स फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस, algae, higher plants and some bacteria and protists are important autotrophs in running water। ठीक, चलिए जो आज का नेक्स्ट सवाल है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, उसमें पूछा है कि आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स को करेक्ट करना है। तो ऑप्शंस गिवन है और इसके तहत जो क्वेश्चन है वो गिवन है कि द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट आंदोलन, या फिर चिपको आंदोलन और मूवमेंट हम लोग इंटरचेंजेबली इसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसके जो फाउंडर हैं या फिर उसके जो फादर मेनली बोले जाते हैं तो वो कौन है। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा चिपको मूवमेंट के बारे में जानकारी दे दूं स्टूडेंट्स को, कि अगर डिफाइन चिपको मूवमेंट आ जाए तो एटलीस्ट दे कैन आंसर, राइट। तो चलिए, द चिपको मूवमेंट वाज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जो चिपको मूवमेंट है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि हम लोग संरक्षित करते हैं, संरक्षित करने वाला मूवमेंट था, आंदोलन था। कहाँ, इंडिया में। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1973, में भी टाइम पीरियड पूछे तो भाई 1973 एट द हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड। प्लेस भी पूछ सकता है ईयर के साथ कि एट विच प्लेस और इन विच ईयर, and went on become a rallying point for many future environmental movements all over the world। और ये जो प्रोग्राम था ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक इंस्पायरिंग बना, और लोग इससे इंस्पायर होके एनवायरमेंटल के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के लिए, उनके स्पीसीज़ को सुरक्षित करने के लिए, ताकि हम तो यूज़ करें ही करें, साथ में बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए यूज़ करें, और हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो भविष्य का जनरेशन है, वो भी उसको देख सके और यूज़ कर सके। और इसके जो फादर है वो तो भाई, ये तो सुंदर लाल बाहुगुना तो भाई ऑलरेडी फेमस है इस मूवमेंट को लेकर। साथ में इस मूवमेंट में क्लोजली एसोसिएटेड थी गौरा देवी, बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थी चिपको मूवमेंट के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का एफ नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। कि भाई फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट कौन सा था इंडिया का। तो वो था विश्नोई मूवमेंट। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाई अमृता देवी। मे बी दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम कि भाई कौन सा मूवमेंट पहला था एनवायरमेंटल, किसने किया था। इन विच अराउंड 363 पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ। अपने लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था, किसके लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, यानी कि वनों के लिए अपने जान की आहुति दे दी थी कम से कम 360 लोग। This movement was the first of its kind to have developed the strategy of hugging or embracing the trees for their protection and spontaneously। भाई ऐसे मूवमेंट्स क्या होते हैं, इंस्पायर ही होते हैं, क्योंकि हम जब ऐसा करते हुए देखते हैं लोगों को तो हम लोग को अवेयरनेस आता है, हम लोग को जानकारी मिलती है कि हाँ ये कितना वैल्यूलेबल है। इतने सारे लोग इनको लेकर, इसको सुरक्षित करने के लेकर, इनको मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट चलाए जाने को लेकर अपने जान की आहुति दे देते हैं। तो हाउ मच दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। चलिए जो आज का नेक्स्ट सवाल है वो देख लेते हैं।
सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, जैसे कि क्वेश्चन पूछा है कि जो मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विथ, मेधा पाटकर किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो भाई इसका आंसर तो आंख बंद करके आप दे सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन को फाउंडर बोल सकते हैं हम, मेधा पाटकर थी फाउंडर किसकी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इन्होंने आंदोलन चलाया था ताकि नर्मदा को बचाया जा सके। उसमें बांध वगैरह को लेकर बहुत सारा टसल था और वो इनको मतलब प्रोटेस्ट कर रही थी और मतलब अपोज कर रही थी इसको लेकर। चलिए जो आज का नेक्स्ट सवाल है वो देख लेते हैं कि जो अर्थ समिट है वॉज हेल्ड एट, पहले प्लेस पूछा है कि प्लेस क्या, दूसरे में पूछा है ईयर क्या। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCED, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है UNCED का, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ये रहा इसका फुल फॉर्म। ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट, ये अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि प्लेस कौन सा है, तो प्लेस है रियो द जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। और जो टाइम पीरियड यहाँ ईयर पूछा है वो है फ्रॉम 3 से लेकर 14 जून इन द ईयर 1992। ठीक, चलिए आज का नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं कि डिफाइन कीजिए इकोलॉजी को, इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो इकोलॉजी है वो स्टडी है कि हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और उसमें क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड है ह्यूमंस और उसके फिजिकल जो एनवायरनमेंट है। इकोलॉजिकल कंसिडर्स ऑर्गेनिजम्स एट द इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल आ गए उसमें, पॉपुलेशन आ गया उसमें, कम्युनिटी भी आ गई उसमें, इकोसिस्टम भी इंक्लूडेड एंड बायोस्फीयर लेवल आल्सो इंक्लूडेड। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ अगर मुझे इसको रेटिंग करने दिया जाए तो मैं इसको 4 स्टार दूंगी कि इसका एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स व्हाई आई मार्क इट 4 स्टार। तो व्हाट इज़ JFM, JFM क्या है, और ये बहुत मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में और आने वाले जो ईयर्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो JFM इज स्टैंड फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोग्राम इन विच देयर इज़ पार्टनरशिप है किसके बीच में, बिटवीन द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एंड द लोकल कम्युनिटीज़ दैट डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लिविंग, जो किस पर डिपेंड करते हैं, अपने फॉरेस्ट पे अपने जीवन निर्वाह के लिए। इट वॉज ओरिजिनेटेड, ये जो ओरिजिनेटेड हुआ था इन द अर्ली 1970s में ओरिजिनेट हुआ था, एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था द एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू डेवलप फॉरेस्ट इन बैरन सॉइल, बैरन सॉइल में फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए। In this, there is one forest protection committee that is in agreement with the forest. Forest के साथ agreement होता था forest department. The committee also maintain the balance of ecosystem, protection of climate. There are 22 states that are implementing JFM program. और ऐसे 22 स्टेट हैं। मैं भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सारे स्टेट्स हैं जो JFM के तहत इम्प्लीमेंटेड किया है प्रोग्राम को, तो वो 22 स्टेट्स हैं जो कि JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किए हैं प्रोग्राम को, जिसके तहत बहुत कुछ किया जाता है, जॉइंट रहता है। जॉइंट मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि भाई लोकल और आपका स्टेट के बीच में है, जहाँ पर लोग भाई फॉरेस्ट तो हम लोगों का मतलब पार्ट है। अगर फॉरेस्ट जैसी चीज़ें, या फिर मैं बोलूँ, क्योंकि हम लोग देखे हैं साइकिल कि भाई एक है तो दूसरा, मतलब अगर मैं साइकिल की बात करूँ
कि भाई अगर एनिमल्स नहीं है तो ह्यूमन बीइंग कहाँ, ह्यूमन बीइंग नहीं है, प्लांट्स, माइक्रोब्स, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी कि एक के बिना एक का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कॉइन के एक सिक्के के बिना दूसरा जो साइड होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जो फॉरेस्ट है, जो माइक्रोब्स हैं, जंगली जानवर्स हैं, वाइल्ड हैं, आपके जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के स्पीसीज़ हैं जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो उन सबको संरक्षित करना हम लोगों का दायित्व भी है और हम लोगों को करना भी चाहिए सेल्फ इंटरेस्ट लेकर, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हम क्या देखेंगे, साथ में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या देखेगी। कुछ तो कम से कम, नहीं तो भाई फिर हम लोग जैसे गूगल में देखते हैं चीज़ें वैसे ही देखा करेंगे, कभी अपने आईज से कि विजुअल किए कि हाँ कुछ ऐसा क्रिएचर था इंडिया में या फिर कहीं वर्ल्ड में, तो हम लोग देख नहीं सकेंगे अगर ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट ना हो देश में। तो होपफुली कि ये जो सेशन था क्वेश्चन आंसर के जो सीरीज़ थे जो कि ईवीएस का था एईसीसी के तहत सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।